आह, अरे हे भगवान, अरे ये मेरे सीने में कैसा दर्द उठ रहा है। अरे मुझे बहुत घबराहट हो रही है सुनीता। आह, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज मसूड़ा दे रहा है। माँ कुछ करो, हमारी उल्टियाँ रुक नहीं रही हैं। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। मुझे तो लगता है बहू ने खाने में जहर मिलाया है, तभी तुम लोगों की ये दशा हुई है। भगवान का शुक्र है कि मैंने बहू के हाथ का खाना नहीं खाया। आखिर क्यों कर रही थी सुनीता की दोनों बहू ये सब? क्या सच में वह अपने ससुराल वालों को जान से मारना चाहती थी? आइए इन सभी पहलुओं को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। हे भगवान, ये मेरी बड़ी बहू दहेज में इतना सारा घी क्यों लेकर आई है? और दूसरी बहू ये अपने साथ आरो क्यों लेकर आई है? ऐसा अद्भुत दहेज तो मैं पहली बार देख रही हूँ। माँ जी कहाँ खो गई आप? हाँ हाँ बहू, घर के अंदर आओ, तुम दोनों इस कलश को गिराकर। अगले दिन सुबह। अरे वाह, दोनों बहू नहा धोकर तैयार हो गई हैं। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों मिलकर अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। वैसे भाभी, आपको बता दूं कि हमारी माँ खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, तो कोशिश करना कि आप दोनों का खाना मेरी माँ के खाने से अच्छा ही बने। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक जिसने भी माँ से खाना बनाने में कंपटीशन किया है वो हमेशा फेल ही हुए हैं। फिर ये दोनों कैसे पास हो सकती हो? ये क्या बात हुई अमित जी? अभी तो हमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया और आप हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को डाउन करने लगे। अरे अरे बहू, बेटे की बात को सीरियस मत लो, ये लोग ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। जाओ तुम दोनों जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ। दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती हैं। जहां एक तरफ जेठानी खौलते पानी में सब्जियों को डालकर उसमें हल्दी नमक डालती है, वहीं जेठानी घी का पूरा कंटेनर कढ़ाई में पलटती हुई सब्जियों में तड़का लगाती है। देवरानी जी, इतना मस्टर्ड ऑयल, प्योर घी, बटर होने के बाद भी आप ये पानी में उबला हुआ खाना बना रही हैं? वो जेठानी जी, मुझे उबला हुआ खाना बहुत पसंद है। मुझे तेल मसाले से प्रॉब्लम है। बाकी आपकी सब्जी तो पूरी घी में झूलती हुई मसालेदार बनी है, आपको इतना घी नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार वालों के नाक में दो तरह के खाने की खुशबू के जाते ही, छी, कितनी गंदी पत्तेदार सब्जी, गोभी, मटर, शिमला मिर्च, सोयाबीन के उबलने की बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लजीज देसी घी में पकते खाने की खुशबू भी आ रही है। बदबू खुशबू दोनों एक साथ आ रही हैं। अब देखो दोनों बहू ने अपनी पहली रसोई में खाने में क्या ही बनाया होगा। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर लाती हैं। अब देवरानी अपने उबले खाने में उबली बीन्स, उबली पालक, उबली हुई शकरकंदी और उबली चने की दाल, साथ ही उबली हुई मिक्स वेज बनाकर लेकर आती है। वहीं जेठानी अपनी घी में तैरती हुई सब्जी जैसे कि दाल मखनी, शाही पनीर, घी में तैरती हुई बिरयानी, घी में तैरती मिक्स वेज और घी में लपालप तैरता मूंग दाल का हलवा बनाकर सर्व करती है। ओ गॉड, आंचल, तुम्हारा खाने से कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसमें किसी भी तरह का तेल या मसाला यूज नहीं किया है क्या? मुझे तो तुम्हारा पूरा खाना कच्चा लग रहा है। कच्चा नहीं है अमित जी, ये खाना उबला हुआ है और उबले हुए खाने में किसी भी तरह का स्पाइस या ऑयल यूज नहीं होता, सिर्फ नमक और पानी में बनाया जाता है। माफ करना छोटी बहू, लेकिन इस तरह का उबला फीका खाना तो मेरे गले से नहीं उतरेगा। इसमें कच्चेपन की बदबू आ रही है। वैसे बड़ी बहू, तेरे खाने में से तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल घी में तर सब्जी बनाई है। मैं तो बड़ी बहू के हाथ का खाना खा रही हूँ। अब पूरा परिवार आंचल के उबले खाने में नाक मारते हुए बड़ी बहू का घी में बना तर सब्जी चाट चाट कर खाने लगता है। ओ गुरु, मजा आ गया। सभी लोग कैसे मेरे हाथ की घी में बनी तर सब्जी चाट चाट कर खा रहे हैं और देवरानी जी का उबला बदबूदार खाना तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। अब खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी अपने बर्तनों को मांज रही होती हैं। मेरे बर्तन तो धुल गए। अरे रे जेठानी जी, अभी तक आपका बर्तन नहीं धुला। धुलेंगे भी कैसे? जब इतना घी में तैरती हुई सब्जी बनाओगी तो बर्तनों की चिकनाई हटाने में टाइम तो लगेगा ही। चलिए आप रगड़िए बर्तन, मैं चलिए आराम करने। हाँ हाँ जाओ, जिस तरह का तुम खाना खाती हो तुम्हारे अंदर जान है भी नहीं कि तुम 2 बर्तन रगड़कर साफ कर पाओ। कुपोषित हो एक नंबर की। कुपोषित आपकी नजरों में होंगी जेठानी जी, मेरी नजर में तो इसे मेंटेन फिगर कहते हैं, फिगर जो आपका बिल्कुल नहीं है। तभी शाम के खाने में एक बार फिर जब देवरानी अपने उबले हुए खाने को सर्व करती है, वहीं जेठानी अपनी घी में बनी कई तरह की तर सब्जियां सर्व करती है। ये कैसा खाना बना रहे हो तुम दोनों? सच कहूँ तो उबला खाना खाया नहीं जाएगा। और डिम्पल, तुम्हारी ये घी में तैरती हुई सब्जी हमने सुबह ब्रेकफास्ट और लंच में भी खाई थी, और अब तुमने डिनर में भी इसी तरह की सब्जी बना दी।
तो क्या हो गया, घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जेठ जी आप एक काम करिए, आप मेरा उबला हुआ खाना खा लीजिए। नहीं थैंक्स, आपकी भी सब्जी इतनी खास नहीं बनी। पानी और नमक के सिवा आप सब्जी में कुछ डालती भी हो। तुम दोनों से तो अच्छा खाना हमारी माँ बना लेती है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ अपनी दोनों बहू से। मैंने तो सोचा था कि मेरी दोनों बहू आएंगी तो वो हमें अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी, लेकिन मेरी तो दोनों ही बहुएं दो तरह का खाना खाने वाली आ गई। एक को उबला खाना पसंद है तो एक को सब्जी में घी तैरता हुआ। अब जैसे तैसे करके रात में भी पूरा परिवार मजबूरन डिम्पल का घी में तैरता हुआ खाना खाता है, क्योंकि आंचल का उबला हुआ खाना तो खाना नामुमकिन ही था उनके लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और पूरा परिवार अब दो तरह का खाना खाकर परेशान हो चुका था। तभी एक रात जब सारा परिवार उबला खाना छोड़कर घी में तैरता हुआ खाना खा रहे थे कि तभी अचानक हे भगवान, अरे ये मेरे सीने में कैसा दर्द उठ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सुनीता। माँ मेरे पेट में बहुत तेज मसूड़ा दे रहा है। माँ कुछ करो, हमारी उल्टियां नहीं रुक रही हैं। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, मुझे तो लगता है बहू ने खाने में जहर मिलाया तभी तुम लोगों की ये दशा हुई है। भगवान का शुक्र है कि मैंने बहू के हाथ का खाना नहीं खाया। बहू बहू कहाँ हो तुम दोनों? अभी के अभी यहाँ आओ। जी माँ जी आ गए हम दोनों। कहिए तुम दोनों ने ये खाने में क्या मिला है जो मेरा पूरा परिवार परेशान हो रहा है? किसी को उल्टी तो किसी के पेट में दर्द तो किसी को घबराहट हो रही है। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं खाने में कुछ मिला सकती हूँ? आपको तो पता है कि मैं उबला हुआ खाना खाती हूँ। अगर आपको इतना ही शक है तो आप एक बार जेठानी जी से पूछ लीजिए, अगर उन्होंने कोई कारस्तानी की हो तो मुझे नहीं पता। नहीं माँ जी, मैं क्या मिलाऊंगी खाने में? मैं तो बस घी की शौकीन हूँ और घी के सिवा खाने में कुछ नहीं डालती। खबरदार, अगर आज से तुम दोनों ने घर के किसी भी सदस्य के लिए अपने हाथ से खाना बनाया तो आज से तुम अपने पसंद का खाना बनाओ और बाकियों के लिए खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगी। इसके बाद से सुनीता पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। अब जब से तुम्हारा हाथ का खाना खाना शुरू किया है सुनीता, तब से मुझे अपनी सेहत कुछ ठीक लग रही है। हाँ माँ, आप ही बनाया करो हम लोगों का खाना। दोनों भाभी को खाने दो उन्हें उनकी मनपसंद का खाना। दूसरी तरफ दोनों ही बहू अपने मनपसंद खाने को खाने से बाज नहीं आ रही थी। वाह भाई, घी में लपालप तैरती हुई सब्जी खाकर तो मजा आ गया। देवरानी जी ट्राई करेंगी एक बार? नो नेवर, दूर रखो अपनी घी में बनाई हुई तर सब्जी। मैं अपना उबला खाना खाकर बहुत खुश हूँ। अब दोनों बहू का लगातार इस तरह का खाना खाने से उन्हें कई तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। जैसे आंचल का उबला खाना उसके शरीर के मिनरल्स और विटामिन को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा था। वहीं डिम्पल का उसका घी में तर सब्जी खाना उसके हार्ट में हैवी ब्लड क्लॉट्स बना रहा था। तभी एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी खाना बना रही होती हैं कि तभी अचानक डिम्पल को हार्ट पेन स्टार्ट होता है। आंचल कुछ करो, मुझे बहुत तेज हार्ट पेन हो रहा है। रुको मैं पानी लाती हूँ। आंचल जैसे ही आरओ से पानी निकालती कि उसकी आंखों के आगे काला छा जाता है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। जेठानी जी, माँ जी। आंचल वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी दोनों देवरानी जेठानी की आवाज सुनकर पूरा परिवार रसोई में पहुंचता है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपकी एक बहू के शरीर में एनीमिया निकला है। ये जरूरत से ज्यादा डाइटिंग करने की वजह से होता है, जबकि वहीं दूसरी बहू के हार्ट में हैवी ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाने की वजह से होता है। अगर यही हाल रहा तो इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। सुन लिया बहू अपने कानों से तुम दोनों ने? डॉक्टर ने कितनी बड़ी शिकायत बताई है तुम दोनों को। अगर तुम दोनों मिलकर सीमित मात्रा में पानी और घी का इस्तेमाल करके खाना बनाती तो खाना भी स्वादिष्ट बनता और तुम्हारी सेहत भी ठीक रहती। हाँ माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आज से हम वैसा ही खाना बनाएंगे जैसा अभी आपने कहा। इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी सीमित मात्रा में पानी और घी का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू कर देती हैं। आशा, हमने सही नहीं किया बंटवारा करके। रहने दीजिए, सही किया हमने बंटवारा करके, वरना उसके बेटे की शादी में हमें खर्चा देना पड़ता। अच्छा हुआ जी जो हमारा बंटवारा हो गया। अब मुझे जेठानी जी की बकवास बातें नहीं सुनाई पड़ेंगी। अब हम अपने आम के बगीचे में ही बनाएंगे खाएंगे। पार्वती और आशा दोनों देवरानी जेठानी थी और हाल फिलहाल में ही उनका बंटवारा हुआ था, जिसमें सिर्फ आम का बगीचा देवरानी पार्वती के पास आया था और घर के साथ कारोबार चालाकी से जेठानी ने अपने हिस्से कर लिया था।
जिसके बाद दोनों ने अपने बेटों की शादी की। जहां पार्वती अपने बेटे के लिए अपनी तरह गांव की गुणवान बहू लाई, वहीं आशा ने अपनी तरह शहरी बहू को अपने बेटे के लिए चुना। और आज दोनों की बहुओं का ससुराल में पहला दिन है। बहू उठ गई, तैयार हो गई, चल तुझे घर के बाहर दिखाती हूँ हमारा आम का बगीचा। इतना बोलकर पार्वती अपना आम का बगीचा दिखाती है, जो उनके घर के चारों तरफ था। चारों तरफ आम के बड़े बड़े पेड़ थे, जिसमें पीले पीले रसीले आम लगे थे, और उनके बीच घर था, और घर के बाहर था रसोई का सेटअप। ये सब देख बहू बहुत खुश होती है। बहू तूने अपना आम का बगीचा देख लिया, अब ये रसोई भी देख ले। खुले में रसोई है, तुझे यहीं पर आम के बगीचे में बैठकर खाना बनाना पड़ेगा, जैसे अब तक मैं बना रही थी। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। निशा की बातें सुनकर पार्वती को अपनी बहू पर गर्व होता है, और इस तरह वो आम के बगीचों में पहली रसोई में बगीचे के तोड़े हुए आम से आमरस बनाती है, और फिर पूरी तलती है, और वहीं पर बैठाकर सबको परोसती है। तो वहीं काजल उठती ही नहीं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम अभी तक सो रही हो। माँ जी, यहाँ इतनी गर्मी है, मैं सारी रात सो नहीं पाई, अभी आंख लगी थी। मैं अपनी पहली रसोई 2 दिन बाद करूंगी, बहुत थक गई हूँ। काजल उसकी जैसी शहरी थी, इसलिए आशा कुछ नहीं बोलती और खुद ही किचन में नाश्ता बनाती है। फिर दोनों ही देवरानी जेठानी मार्केट सब्जियां लेने जाती हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और एक दूसरे को सुनाते हुए साथ खड़ी औरतों से कहती हैं, अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। शहरी लोग गैस सिलेंडर पर खाना बनाते, और मेरी गांव की बहू आज भी आम के बगीचे में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में उप नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, इसे कहते हैं गाँव की संस्कारी बहू। पार्वती की बात सुनकर आशा चिढ़ जाती है और वो भी बोलती है, अरे बहन, मेरी बहू तो शहरी और इतनी सुंदर है कि पूरे गांव में किसी की बहू नहीं है। मैं अपनी बहू को आम के बगीचे में धूप में खाना बनाने थोड़ी ना दूंगी। मेरे घर पर तो रसोई है और गैस सिलेंडर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। शहरी बहू लाकर कितनी खुश हो रही है, पर मेरी बहू की क्या ही बराबरी करेगी वो शहरी लड़की। दोनों एक दूसरे को इतना नापसंद करती थीं कि एक दूसरे की बहू की तारीफ भी नहीं सुनती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। निशा सुबह खाना बनाने जाती है, पर बहुत धूप होती है। पसीने में लथपथ जैसे तैसे वो खाना बनाती है। कितनी धूप लग रही है, लगता है कल से सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ेगा। निशा, खाना बनाकर मेरे साथ आम तोड़वाने में मेरी मदद करवा देना। मुझे और पापा को इस कड़कड़ाती धूप में दूसरे गांव जाना है आम बेचने। इतना बोलकर निशा खाना बनाकर अमित के साथ बगीचे में आम तोड़ने लगती है। अमित, तेरा दिमाग तो ठीक है, बहू से आम तोड़वा रहा है। अरे बहू, तुम आराम करो, आम तोड़ने का काम हम कर लेंगे। ये सब होता रहेगा बहू, पहले तू सबको खाना परोस दे, फिर आम तोड़ लेना। बेचारी निशा सबको आम के बगीचे में ही खाना परोसती है और सब खाते हैं, और फिर वो आम तोड़ती है, जिससे वो परेशान होती है। तो वहीं आज भी काजल नहीं उठती। माँ जी, मैं सारी रात सो नहीं पाती गर्मी की वजह से। आप मेरे कमरे में एसी लगवा दो, ये पंखा कूलर इस गर्मी में काम नहीं आने वाला। हाँ माँ, मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। अरे देख रही हो, और लाओ शहरी बहू। ये शहरी लोग गांव के लोगों से भी 4 कदम आगे होते हैं। विनोद के ताने सुनकर आशा उसी दिन एसी मंगवाती है और अपनी बहू के कमरे में लगवा देती है। बहू, तेरे कमरे में अब एसी लग गया, चल आज अपनी पहली रसोई कर ले। माँ जी क्यों चिल्ला रही है, मुझे कौन सा धूप में बैठकर खाना बनाना है, अभी जाकर बना देती हूँ। इतना बोलकर काजल रसोई में तो जाती है, पर वो खाना नहीं बना पाती। ओ माय गॉड, मैं गैस चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती, इसमें से निकल रही आग से तो मेरी स्किन ही जल जाएगी। कितनी गर्मी है रसोई में। माँ जी, आप अभी के अभी इंडक्शन लेकर आओ। अब ये कौन सी बला का नाम है बहू, मैं भी शहरी हूँ, मैंने तो सुना नहीं। अच्छा, जो चाहिए खुद लेकर आ। नाराज आशा वहां से चली जाती है। तो वहीं काजल अपने पति के साथ बाजार जाती है और वहां से इंडक्शन लेकर आती है, पर फिर भी उसे गर्मी लगती है। पर पसीने में जैसे तैसे वो पहली रसोई कर लेती है और सबको खाना देती है। सब खाते हैं, जिनसे काजल कहती है, माँ जी, आज तो मैंने जैसे तैसे खाना बना लिया, पर मुझसे आगे खाना नहीं बनेगा। एसी लाओ किचन में भी। क्यों नहीं बनेगा, तेरे से पहले मैं ही खाना बनाती थी और एग्जॉस्ट फैन लगा तो रखा है। माँ जी, एक बार आप रसोई में खड़े होकर खाना बनाकर देखिए, कितनी गर्मी है। मुझे अपनी रसोई में भी एसी चाहिए, मैं तभी खाना बनाऊंगी। काजल की बात को सुनकर आशा को गुस्सा आता है, पर तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। तो वो प्यार से बहू से कहती है, मेरी प्यारी बहू, क्यों नहीं आज ही लगेगा एसी किचन में। ये सुन पड़ोसन खुश होती है और चीनी लेकर वहां से चली जाती है। और उसी दिन आशा किचन में भी एक एसी लगवा देती है और एसी वाली रसोई में काजल अब आराम से रात का खाना बनाती है। कितना अच्छा लग रहा है एसी की ठंडी हवा में खाना बनाने में, अब तो मजा आएगा हर रोज। अगले दिन गर्मी धूप की वजह से निशा सुबह 5 बजे उठकर आम के बगीचे में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है।
कितनी अच्छी खुशबू है इन आमों की। चलो सूरज निकलने से पहले मेरा खाना भी बनकर तैयार हुआ। बस कुछ देर में अमित और पापा जी आते होंगे, जब तक थोड़े से आम भी तोड़ देती हूँ। क्योंकि अब तक धूप नहीं निकली थी, इसलिए निशा बचे हुए टाइम में अकेले ही कुछ आम तोड़ने लगती है। वहीं काजल सुबह से ही किचन में एसी चलाकर खाना बनाने लगती है। 16 पर एसी से किचन कश्मीर बन चुका था, जिसमें एंटर करते ही आशा कांपने लगती है और बहू सुनाती है, पर वो सुनती नहीं है। और ये सब देख आशा को गुस्सा आता है। जहां अपनी बहू को अच्छे से घर संभालता देख पार्वती खुश होती है और सबसे तारीफ करती है, जिसे देख आशा चिढ़ती है और आकर रसोई में एसी चलाकर खाना बना रही अपनी बहू पर भड़कती है। अरे करम फूट गए मेरे, जो तुझे बहू बनाकर इस घर में ले आए, आते ही इतना बिल बैठा दिया। देख 1 महीने का बिजली का बिल 1 लाख आया है। तुझसे तो अच्छी मेरी वो गवार देवरानी की बहू है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले खाना बनाकर तैयार कर देती है और आम तोड़कर भी रख देती है, ताकि उसका ससुर और पति आम बेच कर आ सके। जो आशा अपनी बहू की तारीफें करते नहीं थक रही थी, अब वही आशा अपनी शहरी बहू की एसी रसोई से परेशान हो जाती है, पर बाहर वालों को पता नहीं चलने देती। ऐसे ही एक शाम पार्वती अपनी बहू के साथ और आशा अपनी बहू के साथ बाजार से घर आ रही होती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। हे भगवान, सूरज ढलने के साथ किस औरत का मुंह देख लिया। ये बात तो मुझे आपसे बोलनी चाहिए जेठानी जी। माँ जी रहने दीजिए ना, घर चलते हैं। सूरज ढल चुका है, मुझे खाना भी बनाना है। अरे निशा, अभी तक तुमने खाना भी नहीं बनाया। हमारा तो खाना बनकर तैयार है। मैं घर में इंडक्शन और एसी लेकर आई हूँ, अब गर्मी भी नहीं लगती और खाना भी बन जाता है। काजल और कुछ बोलती, आशा उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। समय गुजरता है और एक दिन आशा और निशा अकेली बाजार जाती हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। मेरी सास खुद को शहरी तो कहती है, पर घर में ना उन्हें एसी चलाना आता है, ना ही इंडक्शन। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, पर वो मेरी हालत नहीं समझती। इतनी गर्मी में आम के बगीचे में खाना बनाना, आम तोड़ना, पेटी तैयार करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। गांव की हूँ, पर मुझे भी दिक्कत होती है। मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ गलत हो रहा है, पर गलत तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अब हमें अपनी सासों को लाइन पर लाना होगा। अपनी सास को सुधारने के लिए काजल और निशा प्लान बनाती हैं और घर जाकर काजल कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। क्योंकि अब घर में काजल नहीं होती, इसलिए जब आशा रसोई में खाना बनाती है तो उसे गर्मी लगती है, तो वो एसी चलाती है, पर एसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाती। पता नहीं करमजली कौन सा चूल्हा लेकर आ गई घर में। घर का गैस सिलेंडर भी फेंक दिया और इस पर मुझसे खाना नहीं बन रहा और ना ही ये एसी ही बंद हो रहा है। आशा से गर्मी में खाना नहीं बनता, तो वहीं एसी चलाकर भी उसे सुकून नहीं मिलता। और जब वो पूरे दिन भूखी रहती है तो राहुल अपने भाई को फोन करता है और अमित जबरदस्ती उन लोगों को अपने साथ घर ले जाता है, जहां बहुत दिनों बाद पूरा परिवार आम के बगीचे में ठंडी छांव में बैठकर खाना खाते हैं और निशा गर्मा गर्म उन्हें खाना परोसती होती है। काकी थोड़ा और खा लीजिए, मैंने और आम भी काटे हैं। देख रही हो गांव की बहू, कभी खिलाया तुम्हारी शहरी बहू ने तुम्हें ऐसा खाना? आशा पार्वती की बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों में काजल वापस आ जाती है, पर अब तक आशा को अपनी शहरी बहू की परेशानी समझ आ जाती है। तो वहीं अब निशा अपने मायके चली जाती है और जब कड़कड़ती धूप में आम के बगीचे में पार्वती खाना बनाती है और खाना बनाकर धूप में ही आम तोड़कर आम बेचने की पेटी तैयार करती है, तब उसे अपनी बहू के दर्द का एहसास होता है। कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बेचारी मेरी बहू सुबह 5 बजे खाना तैयार करती थी, रात में सूरज डूबने के बाद खाना बनाती थी, हमें छांव में खाना देती थी, धूप में आम तोड़ती थी और पेटी तैयार करती थी। मुझे भी समय के साथ अपनी रसोई को बदल लेना चाहिए। माँ, अभी मौका है। काजल भाभी शहर की हैं, उनसे मदद लेते हैं। हमने भी तो काकी की मदद करी थी। राहुल के कहने पर पार्वती काजल के पास जाती है। काकी, मैं भी आपकी ही बहू हूँ, आप क्यों इतना मेहनत करती है? मजदूर रख लीजिए और आम दूसरे गांव में नहीं शहर में बेचो ताकि ज्यादा पैसे मिले, और आम के बगीचे में ही रसोई बनवा लो ताकि धूप गर्मी से बच सको। इतना बोल काजल अपने पिता को फोन करती है और उसके पिता कुछ मजदूर पार्वती के घर भेजते हैं, जो आम तोड़कर खुद पेटी तैयार करते हैं और 500 रुपए की दिहाड़ी लेकर उन्हें शहर बेचने जाते हैं और बचे हुए सारे पैसे अनिल के हाथों में देते हैं। अब बहुत जल्द निशा के साथ पार्वती आम के बगीचे में एक छोटा सा रसोई बनवाती है और उसमें अपनी जेठानी की तरह मिट्टी का चूल्हा न रखकर गैस चूल्हा रखती है। अब एक दूसरे की बहुओं से मदद पाकर दोनों सास के बीच की नफरत भी कम होती है। इस तरह दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास के बीच की सारी कड़वाहट और दूरियों को खत्म कर देती हैं।